Good morning, everyone. This is Poonam here, your SSC teacher from Vishal School, Una. Dear students, we are doing the chapter The Making of a Global World, and today we will continue with the topic Late 19th Century Colonialism. So let's start. Trade flourished and markets expanded in the late 19th century. But this was not only a period of expanding trade and increased prosperity. 19th सेंचुरी के एंड में ट्रेड फ्लॉरिश होने लगा, इंक्रीज होने लगा और मार्केट्स जो थी वो एक्सपेंड होने लगी। ये सिर्फ ट्रेड के एक्सपेंड होने का टाइम नहीं था या फिर प्रॉस्पेरिटी के इंक्रीज होने का टाइम नहीं था। इट इज इम्पॉर्टेंट टू रियलाइज दैट देयर वाज अ डार्कर साइड ऑफ दिस प्रोसेस। तो इस प्रोसेस की एक डार्कर साइड भी थी। इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड अ क्लोजर रिलेशनशिप विद द वर्ल्ड इकोनॉमी ऑल्सो मेंट अ लॉस ऑफ फ्रीडम एंड लाइवलीहुड्स। वर्ल्ड के बहुत सारे हिस्सों में ट्रेड के एक्सपेंड होने का एक और बहुत क्लोजर रिलेशनशिप जो वर्ल्ड इकोनॉमी में था उसका एक और भी मीनिंग था, वो था लॉस ऑफ फ्रीडम्स एंड लाइवलीहुड्स, कि लोगों की फ्रीडम जो थी और उनकी जो लाइवलीहुड्स थी वो ख़त्म होने लगी। लेट 19th century European conquest produced many painful economic, social and ecological changes through which the colonized societies were brought into the world economy। जब यूरोपियन कंट्रीज ने कॉन्क्वेस्ट करना शुरू किया, जीतना शुरू किया बाकी कंट्रीज को, तो बहुत सारे पेनफुल इकोनॉमिक, सोशल और इकोलॉजिकल चेंजेस आए, जिससे कि कॉलोनाइज्ड सोसाइटीज जो थी वो वर्ल्ड इकोनॉमी में सामने आई। लुक एट अ मैप ऑफ अफ्रीका। You will see some countries' borders run straight as if they were drawn using a ruler। तो कुछ एक कंट्रीज हम लोग यहाँ पे अफ्रीका का मैप देखेंगे, उसमें ऐसे हैं जैसे कि स्केल लेके उनका बॉर्डर बनाया गया हो। Here in this image you can see here is map of Africa and you can see some countries that has the borders like it is made of scale. Well, in fact, this was almost how rival European powers in Africa drew up the borders, demarcating their respective territories। तो ये सारी जो यूरोपियन पावर्स थी उन्होंने अपनी बाउंड्रीज को शो करने के लिए यही सब कुछ किया वहाँ पर। In 1885, the big European powers met in Berlin to compete the carving up of Africa between them। 1885 में बहुत बड़ी बड़ी यूरोपियन पावर्स लाइक स्पेन, जर्मन, फ्रांस, बेल्जियम, ब्रिटेन, ये सभी बर्लिन में इकट्ठा हुए एक मीटिंग की वहाँ भी अफ्रीका को डिवाइड करने के लिए। Britain and France made vast additions to their overseas territories in the late 19th century। तो ब्रिटेन और फ्रांस ने बहुत अपनी टेरिटरीज को इंक्रीज किया। बेल्जियम एंड जर्मनी बिकेम न्यू कॉलोनियल पावर्स। बेल्जियम और जर्मनी भी नई पावर्स जो कॉलोनियल पावर्स के रूप में सामने आए। द यूएस ऑल्सो बिकेम ए कॉलोनियल पावर इन द लेट 1890s बाई टेकिंग ओवर सम कॉलोनीज अर्लियर हेल्ड बाई स्पेन। तो यूएस भी जो 1890s में कॉलोनियल पावर के रूप में सामने आया और उसने कुछ कॉलोनीज को अपने अंडर किया जो पहले स्पेन के अंडर थी। Let's look at one example of the destructive impact of colonialism on the economy and livelihood of colonized people। तो जो colonized people थे उन लोगों के ऊपर इन पावर्स का क्या इफेक्ट पड़ा, किस तरह से ये लोग डिस्ट्रक्शन लेके आए उन लोगों की लाइफ में, दैट्स वी विल सी नाउ। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इज रिंडरपेस्ट और द कैटल प्लेग। कैटल प्लेग भी बोलते हैं इसको, रिंडरपेस्ट भी बोलते हैं। ये एक इन्फेक्शियस डिजीज थी एनिमल्स के लिए। In Africa in the 1890s, a fast-spreading disease of cattle plague or rinderpest has a terrifying impact on people's livelihoods and the local economy। अफ्रीका में 1890s में एक बहुत फास्ट स्प्रेडिंग डिजीज सामने आई, उसको कैटल प्लेग या फिर रिंडरपेस्ट भी बोलते हैं, और उसके जो बहुत बुरे इफेक्ट हुए, बहुत हॉरिबल इम्पैक्ट देखने को मिला लोगों की लाइफ के ऊपर और लोकल इकोनॉमी के ऊपर। This is a good example of the widespread European imperial impact on colonized societies। ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिसे हम देखेंगे कि जो यूरोपियन पावर्स थी उन्होंने जब कॉलोनीज बनाया कुछ एक कंट्रीज को तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। It shows how in this era of conquest even a disease affecting cattle reshaped the lives and fortunes of thousands of people and their relations with the rest of the world। तो इससे हम लोग ये देखते हैं कि उस इरा में, उस टाइम पीरियड में एक डिजीज जो एनिमल डिजीज थी किस तरह से उसने लोगों की लाइफ्स को और उनकी फॉर्च्यून्स को चेंज कर दिया, हजारों लोगों के और बाकी वर्ल्ड के साथ उनके रिलेशनशिप को उन्होंने, इस बीमारी ने किस तरह से चेंज किया।
हिस्टोरिकली अफ्रीका हैड abundant लैंड एंड a relatively small population। तो अफ्रीका के पास लैंड तो बहुत ज़्यादा थी और वहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम थी। फॉर सेंचुरीज लैंड एंड लाइफ स्टॉक सस्टेन्ड अफ्रीकन लाइवलीहुड एंड पीपल रेयरली वर्कड फॉर अ वेज। तो सेंचुरीज तक वहाँ पे लोग क्या करते थे, लाइफ स्टॉक्स मीन्स वो एनिमल्स को रेयर करते थे और वहाँ पे वो वेजेस के लिए काम नहीं करते थे, उनके पास अपनी लैंड थी उस पे काम करते थे या फिर अपने एनिमल्स रखते थे। In late 19th century Africa, there were few consumer goods that wages could buy। 19th century के एंड तक तो अफ्रीका में बहुत कम कंज्यूमर गुड्स ऐसी थी जो वेजेस जिसको मनी से बाय किया जाए। If you had been an African possessing land and livestock and there was plenty of both, you too would have seen little reason to work for a wage। तो अगर आप मान लीजिए उस टाइम में अफ्रीका में होते, आपके पास बहुत ज़्यादा लैंड होती या फिर एनिमल्स होते या दोनों ही काफ़ी होते, तो आप लोगों को बहुत कम रीजंस थे कि आप लोगों को वेजेस के लिए वर्क करना पड़े। इन द लेट 19th century, यूरोपियंस वर अट्रैक्टेड टू अफ्रीका ड्यू टू इट्स वास्ट रिसोर्सेज ऑफ लैंड एंड मिनरल्स। Europeans came to Africa hoping to establish plantation and mines to produce crops and minerals for export to Europe। तो लेट 19th सेंचुरी में यूरोपियंस बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए अफ्रीका की तरफ क्योंकि इसमें रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे, इसमें लैंड रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे और मिनरल्स वगैरह भी। तो यूरोपियंस जो थे वो इस उम्मीद में अफ्रीका में आए थे कि वो वहाँ पे प्लांटेशन करेंगे। बट देयर वॉज एन अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, अ शॉर्टेज ऑफ लेबर विलिंग टू वर्क फॉर वेजेस। बट वहाँ पे प्रॉब्लम तो ये थी कि लोग जो थे वो वेजेस के लिए काम नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनके पास लैंड रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा थे और एनिमल स्टॉक बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए उनको ज़रूरत भी नहीं थी। एम्प्लॉयर्स यूज्ड मैनी मेथड्स टू रिक्रूट एंड रिटेन लेबर। Heavy taxes were imposed which could be paid only by working for wages on plantations and mines। तो जो एम्प्लॉयर्स थे, जो यूरोपियंस थे, उन्होंने लेबर को रिक्रूट करने के लिए बहुत सारे मेथड्स अपनाए, बहुत सारे टैक्सेस लगा दिए गए उनके ऊपर जो वो तभी पे कर सकते थे अगर वो प्लांटेशन में या माइंस में काम करें। इनहेरिटेंस लॉज वर चेंज्ड सो दैट पीजेंट्स वर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम लैंड। तो जो उनके इनहेरिटेंस लॉज थे पहले के बने हुए उनको भी चेंज कर दिया गया ताकि वो लैंड उनके पास ना रहे। Only one member of a family was allowed to inherit land, as a result of which the others were pushed into the labor market। तो किसी भी फैमिली में इनहेरिट जो लैंड थी, पेरेंट्स की लैंड थी, वो किसी एक ही पर्सन को दी जाती थी और बाकी सभी लोगों को, जिससे कि वो लोग चाहते थे लेबर मार्केट में वो लोग पुश कर सकें, उनको उसमें भेज सकें। Mine workers were also confined in compounds and not allowed to move about freely। माइन वर्कर्स को भी कंपाउंड्स तक जो कि बहुत स्मॉल थे कन्फाइन कर दिया गया उनको और बाहर फ्रीली उनको घूमना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। Then came rinderpest, a devastating cattle disease। Rinderpest arrived in Africa in the late 1880s। तो अफ्रीका में वो 1880s में आई। इट वॉज कैरिड बाई इन्फेक्टेड कैटल इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटिश एशिया टू फीड द इटालियन सोल्जर्स इन्वेडिंग एरिट्रिया इन ईस्ट अफ्रीका। तो ये किस तरह से रिंडरपेस्ट का अफ्रीका में एंट्री हुई, जो इन्फेक्टेड कैटल से इंपोर्ट किए गए ब्रिटिश एशिया से इटालियन सोल्जर्स के लिए, जो एरिट्रिया में ईस्ट अफ्रीका में जिन्होंने फोर्सफुली एंटर किया था। Entering Africa in the east, rinderpest moved west like forest fire, reaching Africa's Atlantic coast in 1892। तो एक बार जब अफ्रीका में इसकी एंट्री हुई रिंडरपेस्ट की, तो एकदम से लाइक फॉरेस्ट फायर की तरह ये फैल गई। अफ्रीका के अटलांटिक कोस्ट में ये 1892 तक पहुंची। इट रीच्ड द केप, अफ्रीका साउदर्न मोस्ट टिप। तो अफ्रीका के साउदर्न मोस्ट टिप जो केप है वहाँ पे 5 years लेटर पहुंची। इसको वहाँ पे पहुँचते हुए 5 years लग गए। Along the way, रिंडरपेस्ट killed 90% of the cattle। अफ्रीकन्स का जो सोर्स ऑफ इनकम था वो लैंड और कैटल थे और 90% जो उनके कैटल थे रिंडरपेस्ट डिजीज की तरफ वजह से उनकी डेथ हो गई। द लॉस ऑफ कैटल डिस्ट्रॉयड अफ्रीकन लाइवलीहुड्स। तो इस वजह से वो लोगों की जो कमाई का जो भी साधन था वो ख़त्म हो गया। प्लांटर्स, माइन ओनर्स एंड कॉलोनियल गवर्नमेंट्स नाउ सक्सेसफुली मोनोपलाइज्ड what scarce cattle resource remained to strengthen their power and to force Africans into the labor market। जब उनके जो कैटल थे उनकी डेथ हो गई, वो ख़त्म हो गए, तो फिर ये जो
प्लांटर्स थे, माइन ऑनर्स थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अफ्रीकन्स को लेबर मार्केट में डाल दिया। कंट्रोल ओवर द स्केर्स रिसोर्स ऑफ कैटल इनेबल्ड यूरोपियन कॉलोनाइजर्स टू कॉन्क्यर एंड सबड्यू अफ्रीका। इस तरह से कैटल्स जो थे वो खत्म हो गए और यूरोपियन कॉलोनाइजर्स जो थे उन्होंने अफ्रीका को अपने कंट्रोल में कर लिया। Similar stories can be told about the impact of Western conquest on other parts of the 19th century world. तो इसी तरह की स्टोरीज हम लोग देखते हैं कि किस तरह से वेस्ट ने कॉन्क्यर किया 19th सेंचुरी में वर्ल्ड के बाकी हिस्सों के ऊपर भी। So that's all for the day. Tomorrow we will continue with indentured labor migration from India. Thank you. Have a nice day.